चैप्टर 104 यशार रूही। अब आगे सबकी नजर बाहर ही रह गई। कौन आया है? सब तो आ चुके हैं। मिस्टर भल्ला ने माइक पकड़ा। स्टेज पर खड़े हुए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब यहाँ आए, इस महफिल में रंग जमाए। मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जिसका लोग इंतजार करते हैं देखने को। आज वो गेस्ट इस पार्टी में शामिल होने वाला है। गेस्ट वाट कौन हो सकता है? मिस्टर भल्ला ने अपनी बात कहे फिर रुक गए। उन्होंने सब जगह देखा, सब सोचने में लगे हुए थे कौन हो सकता है जिसके लिए अनाउंसमेंट हो रही है। सब जगह बस इसी बात का शोर था, कौन हो सकता है। इतना परेशान मत होइए, मैं ही आप सबको बता देता हूँ कौन आने वाला है। इस पार्टी की शान बढ़ने वाली है, मिस्टर भल्ला ने कहा। वो चारों साइड देखने लगे। अब जो आवाज आ रही थी वो बिल्कुल ही कम हो गई थी। मिस्टर भल्ला के बोलने का वेट कर रहे थे वो। वेलकम वर्ल्ड बेस्ट डिजाइनर यशार, मिस्टर भल्ला ने माइक पर चिल्ला कहा। सब हुटिंग करने लगे। अरे लोगों का सपना होता यशार को देखने का। उन्हें ये भी नहीं पता है वो लड़की है या लड़का, बस इतना पता है वो कभी बिजनेस अवार्ड लेने नहीं आता है। वो अपने कंपनी के किसी भी इंसान को भेज देता है अवार्ड रिसीव करने। भाई ऐसा कौन है जो इतना बड़ा अवार्ड छोड़ सकता है? अभय, कार्तिक, ऋत्विक ने जब ये सुना तो खड़े हो गए अपनी जगह पर। अभय तो ये सुन शौक में हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अपनी खुशी कैसे बताएं। रूही उसके सामने आने वाली है, वो कितने दिन बाद उसे देखेगा। उसे तो लग रहा था वो अभी जाए और रूही को गले लगा ले। वो अपनी जगह से उठकर जाने लगा। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय कार्तिक को देखने लगा। तू क्या कर रहा है? यहाँ सब है, रूही को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, कार्तिक ने धीरे से कहा। अभय शांत हो गया पर उसकी नजर अभी भी बाहर थी। वो बेचैन हो रहा था रूही को देखने को। यहाँ राजवी, प्रिया, आसमा भी रूही को देखने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। उनकी बड़ी बहन जान आज आने वाली है। कितने दिन बाद? विशाल, सिया बस शांत से खड़े थे। उन्हें तो सब कुछ पता ही था। जैसे सिया ने एक नजर अभय को, ऋत्विक और कार्तिक को देखा जिनकी नजर बाहर ही थी। वेट मिस्टर भल्ला ने सबको शांत कर कहा। फिर मिस्टर भल्ला को देखने लगे। अरे आगे भी तो सुन लो, क्या बात हो वो भी सुन। आप लोगों के पैर जमीन पर टिक न सके, मिस्टर भल्ला ने कहा। वो खुद बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। अब ये सुन सोचने लगे अब कौन है आएगा। वो वेलकम सर, और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब उनके नाम और काम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस्टर भल्ला ने कहा। सब शौक में हो गए। हुटिंग होने लगी। मिस्टर प्रेसिडेंट आने वाले हैं, यहाँ पर आओ। माया गार्ड, हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा डैम और ब्रिज बनने वाला, पर ये नहीं सोचा था खुद प्रेसिडेंट आएंगे। सबकी नज़र बाहर ही ठहर गई। बहुत से गार्ड अंदर आए, सारी जगह सिक्योरिटी रख दी। आकर सब चेक करने लगे। वैसे तो जरूरी नहीं था क्योंकि यहाँ पर अभय आर्यन ने गार्ड थे जो कि फुल सिक्योरिटी में थे, पर यह प्रेसिडेंट की हिफाजत का सवाल था। बहुत जोरों से शोर होने लगा, हर जगह से आवाज आने लगी। सब लोग गेट की तरफ जाने लगे। एक बड़ी सी काली कार आकर एड्रेस में रुकी। गार्ड ने जल्दी जल्दी घेर लिया, लोगों को दूर करने लगे, अंदर जाने को कहने लगे, पर लोग कहाँ मानते। उन्हें सर यस और प्रेसिडेंट से मिलना था। गार्ड ने पूरी मुश्किल से सबको दूर किया। गाड़ी का गेट खोला जिसमें एक काले जूते बाहर निकले। उसे देख सब हुटिंग करने लगे, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट। हर जगह बस यही आवाज आ रही थी। इस इंसान ने दोनों पैर नीचे रखे, अपने 3 पीस सूट की बटन बंद किया। उसके चेहरे में कातिलाना स्माइल थी। उसकी आंखें में एक तेज था जो हजारों में किसी में भी नहीं था। उसने अपने हाथों को उठाकर सबको हाय किया। सारी लड़कियां उसकी इस कातिलाना स्माइल में फिदा हो गई। वो तो वहां गिरने वाली थी, चाहे शादीशुदा ही क्यों न हो। यहाँ तक कि लड़के भी उस इंसान को देख बस यही सोच रहे थे, यार ये इंसान कितना हैंडसम है। बस इतना को टीवी में ही देखा था। उसके लिए तो आधी आबादी टीवी देख रही थी, न्यूज देखने लगी थी। सब आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ, प्रेसिडेंट ने बड़े आदर के साथ कहा। उसकी नजरें
इतनी मैग्नेटिक थी कि वहां खड़े लोगों को गाने की तरह सुनाई दे रही थी। सारे मंत्रमुग्ध हो कर अंदर चले गए। प्रेसिडेंट ने सबको जाते देखा, फिर कोर्ट को ठीक किया, अपने दूसरे साइड वाला गेट खोला। आ जाइए मैडम, कब तक आप इंतजार करना है? प्रेसिडेंट ने अपना हाथ आगे कर कहा। उनके हाथों में एक गोरा छोटा सा लड़की का हाथ रख गया। प्रेसिडेंट ने बड़े अदब से उस लड़की को बाहर निकाला। लड़की ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, उसमें खूबसूरत बड़ा लग रही थी। उसमें रेड चेरी लिपस्टिक और होठों के नीचे एक काला तिल जो कि बहुत खूबसूरत बना रहा था। खुले बालों में वो कयामत लग रही थी। यस आर यू ओके? प्रेसिडेंट ने कहा। या आई एम ओके सर ने स्माइल कर कहा। चले? प्रेसिडेंट ने कहा। यस आर हाँ में सर हिला दिया। प्रेसिडेंट ने यसार का हाथ पकड़कर अंदर चलने लगा। जैसे ही दोनों अंदर आए, सबकी नजरें उन दोनों पर ही टिक गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। प्रेसिडेंट के साथ कोई लड़की देख आधी लड़कियों के दिल टूट गए थे। वे लड़की कौन है? यसार। सबकी नजरें बस अंदर आ रहे दो शख्स पर थी। प्रेसिडेंट ने यसार का हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आया। हेलो एवरीवन, प्रेसिडेंट ने माइक में कहा। सब हेलो कहने लगे। जोर जोर से आवाज आने लगी। रिलैक्स, मैं यही हूँ आप सबके बीच, पर आज मैं यहाँ देश का प्रेसिडेंट नहीं, एक दोस्त की हैसियत में आया हूँ। मेरी यसार नाम और कारनामे बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, इनके पर देखा नहीं होगा। आज आप सबके सामने है, मिलिए था अनोली नंबर डिजाइनर यसार। प्रेसिडेंट ने कहा। सबकी नजरें यसार पर टिक गई। सच में वो बहुत खूबसूरत थी। उसे देख लड़के तो बस मन ही मन ख्याली पुलाव बना रहे थे। रियलिटी में तो कुछ हो नहीं होने वाला। सबका सिर्फ ध्यान यही था कि एक लड़की कैसे इतना बड़ा एम्पायर संभाल सकती है, और उस लड़की की ज्यादा एज भी नहीं थी। अभय की नजरें एंट्रेंस से लेकर स्टेज तक सब यसार पर टिकी थी। वो अंदर आते दोनों लोगों को देख रहा था। कितनी खूबसूरत लग रही है यसार। कितने दिन बाद उसने उसे देखा। वो हल्की सी पतली हो गई थी, पर वो किसी और का हाथ थामे अंदर आ रही थी। ये देख अभय बस रूही के हाथों को देखने लगा। उसके दिल में बस कसक उठ रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वो लड़खड़ाया सा हो गया था। उसे कार्तिक ने पकड़ लिया। यार, आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया कि ऋतिक और अभय की दोस्ती ठीक है कि नहीं। संभाल अपने आप को, कार्तिक ने अभय को पकड़ कहा। अभय स्टेज पर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू बाहर आने लगे, बेताब हो रहा था। हेलो एवरीवन, यसार ने अपनी मधुर आवाज में कहा। अभय की आवाज सुन आंख बंद हो गई। कितना तड़पा है वो इस आवाज को सुनने को। आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं क्यों आज यहाँ आई हूँ। यहाँ कोई ज्वेलरी शोरूम भी नहीं है, यसार ने कहा। सब अब यही सोचने लगा वो क्यों आई है। मैं यहाँ आज इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही हूँ, यसार ने कहा। सब हूटिंग करने लगे। अब तो टक्कर होने वाली है। सारे बिजनेसमैन की घमासान होने वाला है। यसार नीचे उतरी और वहीं लगी चेयर में बैठ गए। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे लोग आ गए थे। सेल्फी होने लगी थी। प्रेसिडेंट ने सबके आराम से आने को कहा। एक एक कर सबके साथ सेल्फी ली। वो देश का सबसे छोटा प्रेसिडेंट था जो कि कम उम्र में ही प्रेसिडेंट बन गया था। उसकी उम्र बस 30 साल की थी। गोरा हैंडसम और चार्मिंग, किसी का भी दिल धड़क उठे। विराज रावत इसका हर जगह बोला बड़ा है। यार, मुझे याद नॉलेज नहीं है इन सब की, तो प्लीज स्टोरी की तरह लेना। यसार एक चेयर में बैठी हुई थी, अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसके पास यसार मिस्टर भल्ला खड़े कुछ बात कर रहे थे। यसार खड़ी हुई अपनी जगह पर और बाहर चली गई। सब उसे देखते हुए ये इतनी जल्दी बाहर कैसे चली गई, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। उसे पीछे जाता देख विराज ने फोन चेक किया। यसार का एक मैसेज पढ़कर उसने सब से कहा, ओके सब, मुझे चलना होगा, बाद में मिलते हैं। विराज भी अपने गार्ड के साथ निकल गया। अभय जो कब से इसका वेट कर रहा था, वो भी बिना गार्ड के कुछ कहते जल्दी जाने लगा। उसे बहुत जल्द थी यसार से मिलने की। सारे
गार्ड्स जल्दी जल्दी पीछे जाने लगे। उसके पीछे कार्तिक, ऋत्विक, विशाल, सिया, राजवी, आसमा, प्रिया भी बाहर जाने लगे। यशार और विराज दोनों ही गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी चलने लगी। अभय गाड़ी के पीछे भागने लगा। गाड़ी रुकवाने को वो भागता भागता रोड पर आ गया, पर सारी गाड़ी स्पीड में निकल गई। अभय भागते भागते बहुत दूर आ गया था। वो लड़खड़ा गया। वो अपने घुटनों पर दोनों हाथ टिका कर लंबी लंबी सांस लेने लगा। सबसे उसने शराब पीने स्टार्ट कर दी। तब से उसे सांस लेने की दिक्कत होने लगी। सब उसके पीछे पीछे आए। अबे तू ठीक है ही, पागल है क्या, ऐसे क्यों भाग रहा था? कार्तिक ने कहा। वो रूही। अभय ने अपनी बढ़ती सांस को संभालते हुए कहा। पानी लेकर आओ जल्दी, ऋत्विक ने कहा। वो अभय की पीठ रब करने लगा। गार्ड पानी लेकर आया। अभय को पानी पिलाया। बहुत देर बाद उसको शांति मिली। रूही वो चली गई। अभय ने अपने सर पर दोनों हाथ रख कहा, अब क्यों पीछे भाग रहे हो? पहले तो निकल दिया था न जिंदगी से। राजवीर ने तंज कस कहा। ऋत्विक ने उसे गुस्से ने आंखें दिखा कहा, भाई आपकी बहन के साथ क्या हुआ? वो नहीं दिख रहा है ना? माना बहुत कुछ किया आपके लिए, पर हम अनाथ भी तो इनकी माँ की ही वजह से हुए हैं। अगर अपने बेटे की चिंता छोड़ एक कर फोन उठा लेती तो आज शायद हम अनाथ नहीं होते। राजवीर ने गुस्से में कहा। अभय का सर नीचे हो गया। वो क्या कहता वो गलत था, पर उस टाइम सिचुएशन ही थी ऐसी, क्या करता वो राज। बस ऋत्विक ने कहा, क्यों सब अब मेरी बहन को सुनाने में कोई शर्म नहीं आई तो सुनने में क्यों आ रही है? राजवीर ने फिर कहा। राज तू जा इधर से, ऋत्विक ने अब जोर से गुस्से में कहा। क्यों तुम्हारे दोस्त को कुछ कह दिया तो बुरा लग गया इतना? बस तुम्हारी बहन के साथ हुआ, क्या उसका नहीं लगा होगा तुम्हें? सिया राजवीर के सामने आकर कहा। ऋत्विक ने आंखें बंद कर ली गुस्से में। वो किसी को कुछ नहीं कहना चाहता था। आगे सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करिए। चैप्टर 105 हम अनाथों की फीलिंग। अब आगे आसमा ने तंज कस कहा, इन्हीं कहाँ बुरा लगेगा, दी सबके सब एक जैसे ही हैं। आसमा के कहना का अंदाज बिल्कुल कार्तिक की तरफ था। इन्हें किसी की फीलिंग्स की कहाँ परवाह होती है, बस सब अपने मन का करना होता है। प्रिया ने भी नियम को थोड़ी नज़र से देख कहा, नहीं इन्हें हम अनाथों की कोई फीलिंग या फिर कदर कहाँ होगी? ये कब अनाथ हुए हैं? इनके पास तो पूरी आर्यन फैमिली थी जो माँ बाप बनकर सहारा दे रही थी। लगती है तो हम जैसे अनाथों की है जो इनकी लाइफ में आकर थोड़ी सी खुशियां मांग लेते हैं। सिया ने अभय ऋत्विक को देख कहा, तुम्हारी बहन ने सब सुसाइड करने का सोचा था, कैसा फील हुआ? तो फिर तो मेरी बहन ने कितने ही बार सुसाइड अपने आप को मारने की कोशिश की थी। विशाल ने अभय को देख कहा, तुझे कैसे पता दिव्या ने सुसाइड करने की कोशिश की थी? ऋत्विक ने विशाल की कॉलर पकड़ ली। क्यों इसके लिए बुरा लग रहा है तुझे? और तेरी सगी बहन के साथ इसने इतना सब किया, उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है? विशाल ने ऋत्विक को धक्का देकर कहा, तू दिव्या ने के पीछे कर रहा था? ऋत्विक ने गुस्से में पूछा, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि दूसरों की बहन के साथ मैं ये करूं, खुद की बहनें भी? विशाल ने ऋत्विक को देख कहा, देख तू शांति से बता दे, तुझे कैसे पता? ऋत्विक ने फिर कॉलर पकड़ ली विशाल की। सिया को अब गुस्सा आ गया। उसने दोनों को अलग किया और ऋत्विक और विशाल के बीच आकर खड़ी हो गई। तुम इसे बचा रही हो, इसकी ही माँ ने जो हमें अनाथ किया है। ऋत्विक ने सिया से कहा, उसकी माँ ने किया है तो छोड़ दिया, बहुत साल पहले उनसे तुम्हारी बहन के साथ इसने किया तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते इसे? सिया ने भी गुस्से में अभय की तरफ उंगली कर कहा, नहीं छोड़ सकता, उसको भाई है वो मेरा। ऋत्विक ने सिया की आंखों में आंख डला कहा, अरे जो भाई अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो क्या दूसरों को दोष दे रहा है? सिया ने ऋत्विक को गुस्से में कहा, हाँ मानता हूँ उस औरत ने मुझे जन्म दिया है, पर जब से मैंने उस औरत के गुनाह देखे थे तब से मैंने उसे त्याग दिया था, पर इसमें मेरी क्या गलती, मैंने उसकी कोख में जन्म लिया। विशाल ने खुद पर अफसोस कर कहा, चलो प्रिया, आसमा। विशाल ने अपनी दोनों बहन का हाथ पकड़ कहा और उन्हें साथ ले गया, गाड़ी में बैठा दिया। राजवीर ने सिया को देख चलने का इशारा किया। वीर
हम आप सबकी टिकट बुक कर दूं, अब हम यहाँ से नहीं रहेंगे। सिया ने गुस्से में आकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। राजवीर भी सिया के पीछे चला गया। गाड़ी में बैठकर निकल गए। ऋतिक सबको जाता देख रहा था। वो फिर भी निराश हो गया। सब कुछ बिखर रहा है यहाँ, उसका दोस्त, भाई बहन सब, और आज तो दिव्या के बारे में सुन लिया, पर उसे गलत नहीं लग रहा था। अभय का साथ, उसने सब कुछ छोड़ा, अभय को संभाला। तू सब जाओ, मैं ठीक हूँ, अब जो करना है मुझे ही करना होगा, अभय ने कहा। वो खड़ा हो गया। क्या करने वाला है तू? ऋतिक ने कहा। अब सब कुछ ठीक करना है, बहुत जल्द, अभय ने कहा। उसकी आंखों में अब ही वही जुनून दिख रहा था जो पहले दिखता था, एक माफिया का। अभय गाड़ी में बैठ गया, घर के लिए निकल गया। इधर प्रेसिडेंट और यशार दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। यशार बाहर देख रही थी। रूही, विराज ने रूही के कंधे पर हाथ रख कहा, यशार न कि रूही, वो रूही अब मर गई, अब बस रूहानिका सिंघानिया जिंदा है। रूही ने अपनी आंखों में गुस्सा लेकर कहा। उसकी आंखें देख तो खुद विराज डर गया। डरा क्यों नहीं रही हो तुम सबसे? तुम्हें उस टापू से उठाकर लाया हूँ, तब से बस गुस्से में घूर रही हो। विराज ने अपने दिल पर हाथ रख कहा, मैंने नहीं कहा था तुम्हें वहां से लाने को। रूही ने फिर खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हाँ, वहां अकेली जिंदगी भर रहने का विचार था, फिर आत्मा बनकर सबको इन बड़ी बड़ी आंखों से डराने का। विराज ने, तुम क्या पागल हो? रूही ने चिढ़ते हुए कहा। तुम चिढ़ते हुए बहुत प्यारी लगती हो। विराज ने रूही के गालों पर टच कर कहा। रूही अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो बाहर देखने लगी। इस इंसान के मुंह लगना मतलब खुद के सर पर हथौड़े मारना। पता नहीं किस मनसूस घड़ी के पाप ने इसे मुझे लेने भेजा था। इस इंसान को देखकर कौन कहेगा ये देश का प्रेसिडेंट है? रूही ने अपने ही मन में कहा। मुझे आज ही राजस्थान के लिए निकलना है, रूही ने कहा। पर क्यों? विराज ने कहा। रूही उसे घूरने लगी। ओके, अपनी इन आंखों से घूर कर मर ही मत देना, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। विराज ने अपने बालों पर हाथ फेर कहा। रूही ने उसे अजीब तरीके से देखा, फिर कहा, ऐसी ही हरकतें रही तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, कुंवारे मर जाओगे, कहीं मुझे दिल का दौरा न पड़ जाए। ये सुन विराज ने एक्टिंग कर अपने दिल पर हाथ रख कहा। रूही उसकी खराब एक्टिंग देख हंसने लगी। विराज उसे देखने लगा। हाय, इस स्माइल पर तो मैं सब कुछ हार दूं, विराज ने अपने दिल पर हाथ रख कहा। रूही उसकी बात सुन खिड़की की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर अब उदासी ही थी। सबसे दूर भागना रास्ता नहीं है, विराज ने अब शांति से कहा। कभी कभी भागना भी रास्ता बुरा नहीं होता, दिल में घाव बार बार नहीं लगते, रूही ने बाहर देखते हुए कहा। दिल के घाव तब भरते हैं जब दिल में घाव भरने वाला साथ होता है, विराज ने रूही को देख कहा। जब दिल में घाव भरने वाला ही घाव दे दे तो घाव जल्द ही भरते हैं और घाव लग जाते हैं। रूही ने अपनी बातों को बोला। शांत हो गई। उसके दिल पर फिर से वही बातें चलाने लगी। उसके आंखों में आंसू बाहर आने लगे। बेताब हो गया। रिलैक्स, वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे इंटरेस्ट ले सकती हो, विराज ने अपनी कातिलाना स्माइल लाकर कहा। रूही उसे घूरने लगी। ओ, तुम्हारे अंदर कोई घूरने वाली आत्मा आ जाती है क्या? विराज ने उसके पास आते हुए कहा। रूही उससे दूर हो गई। तुम दूर रहकर बात कर सकते हो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहा करो, तुम इस देश के प्रेसिडेंट हो, रूही ने उसे डांटते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं है देखने वाला, मैं सिर्फ बाहर सीरियस ही, घर के अंदर नहीं, और मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। विराज ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर लगाकर कूल होकर सीट पर टिका दिया। रूही ने उसको देख न में सर हिला दिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। सर, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने कहा। गार्ड ने गेट खोला। रूही और विराज बाहर निकल गए। सामने एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। रूही हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगी। मैं भी चलती हूँ, अकेली हो, डर लगेगी। ऊंचाई देखकर विराज ने रूही के करीब चेहरा कर कहा। रूही ने उसे धक्का देकर कहा, शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर रावत, मैं कौन हूँ? ओ सॉरी, विराज ने दूर होकर कहा। रूही हेलीकॉप्टर पर चढ़ गई। मुझे भी ले चलो के साथ, क्या पता तुम्हारा घाव में भर दूं, विराज ने अपने दोनों हाथ को उठाकर कहा। अपनी बह खोल कहा।
रूही ने पलट कर विराज को देखा। विराज ने एक आंख बंद दबा दी। रूही अपना मुंह खोले देखने लगी। मैडम चलें, पायलट ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया और सीट पर बैठ गई। हेलीकॉप्टर उड़ गई। विराज ने हेलीकॉप्टर उड़ते देखा, फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। उधर से फोन उठते ही विराज ने कहा, प्रणाम अंकल। प्रणाम बेटा, कैसे हो? इधर से नीलेश जी ने कहा, मैं ठीक हूँ। आपकी गुस्से वाली बेटी इधर से निकल चुकी है, कुछ देर में आपके पास होगी, विराज ने कहा। नीलेश जी हंस दिए उसकी बात पर। वो कभी कभी ऐसे ही हो जाता है बेटा, हालात बना देते हैं। नीलेश जी ने कहा, ठीक है अंकल, मैं रखता हूँ। विराज ने कहा, ठीक है बेटा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी बात सुन रूही को यहाँ से लेकर आए। नीलेश जी ने कहा, अंकल इसमें शायद धन्यवाद की क्या बात है? विराज ने कहा। नीलेश जी हंसकर बोले, वहाँ से भी जा सकता था, पर रूही ने हमारे यहाँ से वहाँ जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। थैंक यू, एक बार फिर तुम रूही को लेकर आए अंकल। आप थैंक यू बार बार बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। विराज ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं बोलता, पर तुम्हें घर आना होगा अपनी पूरी फैमिली के साथ, नीलेश जी ने कहा। विराज ने कह दिया और फोन काट दिया। खिड़की से बाहर देखने लगा। सही कहा था उसने, घाव भरने वाला ही घाव दे जाए तो घाव और गहरे हो जाते हैं। विराज ने अपना पास्ट याद कर कहा। जो अब तक विराज रूही से फ्लर्ट कर रहा था, वो अब शांत आंखों में उदासी लिए बाहर की जगमगाती लाइट देख रहा था। बाहर तो शोर हो रहा था, अंदर बिल्कुल शांति था। इधर रूही की हेलीकॉप्टर एक महल के बाहर लैंड हुई। उसमें रूही बाहर निकली। नीलेश जी वहां खड़े दिखे। रूही चलते उनके पास आ गई। आपको ठंड नहीं लग रही है? रूही ने नीलेश जी को बस एक कुर्ता पर देखा और तो कहा, बेटा ठंड को बार बार बोलोगी तो ठंड लग ही रहेगी, तो ठंड लगेगी तुम्हें। अगर उसे हम बिल्कुल न महसूस करें तो ठंड पता ही नहीं कहाँ गायब हो जाएगी। नीलेश जी ने रूही की आंखों में झांक कर कहा। रूही ने अपनी मुंडी इधर उधर कर ली। चलो रात हो गई है, सोना भी है, तुम्हारी माँ नीचे इंतजार कर रही है। नीलेश जी ने रूही के सर पर हाथ रख कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों नीचे आ गए। ये राजस्थान का ओबराय पैलेस था, जो कि बहुत सुंदर था। इसे राजस्थानी तरीके से बनाया गया था। दोनों नीचे आए। हॉल में नीता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। इतनी रात को किसके लिए खाना लगा रही हो? नीलेश जी ने कहा, आपकी बेटी के लिए। मुझे पता है उसने कुछ खाया नहीं होगा, नीता जी ने बिना देखे कहा। नीलेश जी ने रूही की तरफ देखा, नाक रगड़ते हुए इशारा किया। रूही ने स्माइल कर दी, मतलब साफ था नीता जी रूही से नाराज हैं। रूही नीता जी के पीछे से गले लगाते हुए कहा, माँ यहाँ बस यही कर, इस बार तेरी एक नहीं सुनूंगी। नीता जी ने उसके हाथ पर अलग कर कहा। इतना गुस्सा? रूही ने नीता जी के गालों पर पुचकारते हुए कहा। नीता जी उसके हाथ हटाकर कहा, खाना खा लो। रूही ने उन्हें देखा, गालों पर एक किस कर हैंड वॉश करने चली गई। नीता जी जाते हुए उसे देख रही थी। हमारे सामने खुश रहने की अच्छी एक्टिंग कर लेती है, कितना भी हो छुपा ले, पर हम उसके माँ बाप हैं, सब जानते हैं। नीता जी ने नीलेश जी को देखते हुए कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। नीलेश जी ने कहा। आप सुनते रहिए मेरी स्टोरी माफिया किंग की बेबी। कमेंट करिए, लाइक करिए, रिव्यू दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।